फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं कि DSSB PRT पेपर का आपका पैटर्न कैसे आता है एंड एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें आपके पास जो आपकी 12th क्लास है उसमें आपके 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। ठीक है, देन आप बात करते हैं डिप्लोमा की। आपके पास डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में भी हो सकता है या फिर नॉर्मल फॉर अ टीचर भी हो सकता है। आपकी DLED होनी चाहिए या फिर BLED होनी चाहिए। साथ में इसी साल से ये बात भी आ गई है कि अगर B.Ed का बच्चा है, जिस बच्चे की B.Ed पूरी है, तो वो भी DSSB PRT का एग्ज़ाम दे सकता है। अब बेसिकली कंपटीशन बढ़ गया है। आपका CTET पेपर 1 पास होना चाहिए। अगर हम बात करें एज की, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। OBC में आपको 3 साल का कंसेशन मिल जाता है, यानी कि आप 33 ईयर्स की एज तक एग्ज़ाम दे सकते हो। SC और ST की अगर बात करें तो आपको 35 ईयर्स तक की एज तक का मिल जाता है गैप, कि ठीक है आप आराम से 35 ईयर्स तक पेपर दे सकते हैं DSSB PRT के लिए। अब बढ़ते हैं इसके पैटर्न पे कि आपका पैटर्न कैसा रहता है। अगर हम पैटर्न की बात करें आपका ये जो पूरा एग्ज़ाम होता है DSSB PRT का, ये आपका होता है 200 मार्क्स का। ओके, एंड 200 मार्क्स में ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 100 मार्क्स फॉर जनरल पेपर एंड 100 मार्क्स फॉर सेक्शन B। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट A एंड इसको नाम दे दिया पार्ट B। इसमें ना एक चीज़ होती है कि ना आपको 40% दोनों में मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका पेपर चेक होगा। अब मान लो आपके पार्ट A में तो आ गए 70 मार्क्स एंड पार्ट B में आपके रह गए सिर्फ 20 मार्क्स, तो आपकी शीट चेक नहीं होगी जब तक कि दोनों में आपके 40 मार्क्स नहीं आ जाते। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि मिनिमम, जो बिल्कुल मिनिमम मार्क्स है, पार्ट A में आपके 40 होने चाहिए एंड पार्ट B में भी आपके 40 होने चाहिए, वरना आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा DSSB PRT लेवल के लिए। जो पार्ट A होता है इसको आपको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट आपकी आती है हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स, फोर्थ सब्जेक्ट आपका हो जाएगा रीजनिंग एंड जो आपका लास्ट सब्जेक्ट बचा ये आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स या फिर जनरल नॉलेज। ये एक ही सब्जेक्ट है बट इसमें 2 सब्जेक्ट मिक्स हैं। ठीक है, जो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये ईच सब्जेक्ट आपका 20 मार्क्स का आएगा। 20, 40, 60, 80, 100, ये आपका ऐसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनता है। इन 5 सब्जेक्ट में कुछ कुछ मार्क्स ला के आपको ट्राई करना है कि मिनिमम मार्क्स 40 एटलीस्ट आ जाए, ताकि आपका पेपर चेक हो सके। ठीक है, दोनों में एटलीस्ट, यानी कि 200 में से 80 नंबर लाना कंपलसरी है अगर आगे पेपर चेक कराना है। तो अगर तुम 80 नंबर भी नहीं ला पाते तो सोच लो तुम्हारा पेपर चेक ही नहीं होगा, तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे इन एक्चुअल मार्क्स आए कितने थे। बस ये समझ लेना कि ठीक है 80 से कम ही आए होंगे, तभी पेपर चेक नहीं हुआ। हिंदी और इंग्लिश में बेसिक आपका क्या पूछा जाता है, आपकी यहाँ पे वोकैबुलरी देखी जाती है। ठीक है, आपकी ग्रामर देखी जाती है, कंप्लीट ग्रामर पूछी जाएगी और एक अनसीन पैसेज ज़रूर आता है। इन दोनों में ये तीनों चीज़ें तो ज़रूर आएंगी। मैथमेटिक्स में आपकी कंप्लीट 10 तक की मैथ्स पूछी जाती है। ये आपको एटलीस्ट 6 to 10 तक की मैथ्स, बेसिक मैथ्स जो 6 to 10 तक की है, ये करनी होगी। या फिर आप RS अग्रवाल देख सकते हो 9th and 10th की मैथ्स के बाद, NCERT के बाद। रीजनिंग आपकी थोड़ी सी बेसिक से डिफिकल्ट लेवल तक की आती है। रीजनिंग में तो आप जितनी बुक्स ले सकते हो उतनी कम है, मतलब कहीं पे भी कोई भी बुक लेके रीजनिंग कर सकते हो, रीजनिंग आपको सभी में सेम मिलेगी। करंट अफेयर्स में आपका 5 to 6 मार्क्स का बनता है न्यूज़पेपर से।
इसमें बेसिकली आते हैं कि कौन सी बुक फेमस हुई है, कौन से गेम्स में अभी अपने इंडिया का कोई जीता है, या जैसे कि अभी एशियन गेम्स हुए हैं तो उसमें कितने मेडल्स इंडिया को मिले हैं, या कितने मेडल कौन सी कंट्री को मिले हैं, कौन से गेम में मिले हैं। इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जाता है आपका फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, एंड सोशल साइंस में भी आपके ये सब्जेक्ट आ जाते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो ये जो आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं ये आपसे पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में 14 to 15 मार्क्स में। सो ये सब्जेक्ट्स भी आपको 10th तक के ज़रूर पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, तो आप आराम से ये इसमें 20 on 20 स्कोर कर सकते हो। अब बात करें अगर हम पार्ट बी की, सो पार्ट बी आपकी पूरी साइकोलॉजी आती है। जितनी भी आपने डीएलएड में जो आपकी एसएलएम का सिलेबस रहा होगा, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट रहा होगा, राइट, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, फिलॉसफी एंड जो साइकोलॉजी थी, तो ये 3 प्रॉपर सब्जेक्ट का एक बार अगर आपने नोट्स बनाए थे वो सब पढ़ लेना। या आपके पास जितना भी मटेरियल होगा ना डीएलएड सेकेंड ईयर का वो आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि उसी से आपका पार्ट बी में 40 मार्क्स आराम से स्कोर अप हो जाएंगे। अगर आप और कुछ नहीं भी करते हैं, सिर्फ अपना डीएलएड का सेकेंड ईयर का उठा के एक बार सिलेबस का जो नोट्स थे या जो आपके पास जो मटेरियल अभी रखा हो वो सभी आप देख लेते हो तो आप आराम से कर लोगे। बाकी इसमें साइकोलॉजी में सारी थ्योरीज पूछी जाती हैं, ठीक है। एक चाइल्ड का डेवलपमेंट पूछा जाता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट पूछा जाएगा। एंड बाकी आपसे टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं कि टीचिंग मेथड्स में आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। एंड बाकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिलहाल न्यू टॉपिक चला हुआ है जो कि आएगा ही आएगा, जहाँ से क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया, सीसीई हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे साइकोलॉजी के अंदर। तो ये था हमारा पैटर्न। एंड इसमें जो आपको अगर रैंक लानी है तो ट्राई करना कि ना तुम बना के चलो कि तुम्हें 200 में से 170 मार्क्स लेके आने हैं, बिकॉज जब हम ज़्यादा मार्क्स लाने का सोचते हैं तभी हम स्कोर अप कर पाते हैं, जितना सोचते हैं उससे कम याद है। अगर तुम 170 सोचोगे तब जाके तुम्हारे कहीं 140 से 150 नंबर तक आ पाएंगे, और अगर तुम्हारे 140 से 150 आ जाते हैं ना तो ये सोचो कि डेफिनेटली अब तो तुम्हारी रैंक आ ही गई। सो ट्राई करना कि तुम ना अपना इतनी प्रिपरेशन करके जाओ एग्ज़ाम में। अगर रैंक लानी है, कंफर्म है कि जॉब चाहिए, तो तुम 200 में से 170 का प्रिपेयर करो। अगर तुम 170 का प्रिपेयर करते हो तब जाके तुम्हारा 140 या 150 नंबर आ पाएंगे। सो ट्राई योर बेस्ट। एंड एक और चीज़ बता दूँ, DSSB के पेपर में एक सबसे बेकार चीज़ होती है डैट। अगर तुम पार्ट ए कर रहे हो 100 मार्क्स का, ठीक है, और तुम मान लो हिंदी तुम्हारे पास सबसे पहले आ गया, तुमने हिंदी किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो कि तुम रिव्यू में डालना चाहते हो, तो अगर तुम 20 मार्क्स के बाद ये हिंदी का सेक्शन सॉल्व करने के बाद इंग्लिश पे आ गए तो तुम्हें पेपर सबमिट के लिए बोलता है कि हिंदी का सेक्शन सबमिट कर दो, तुम दोबारा से नहीं जा सकते उस सेक्शन पे। तो ये चीज़ मत सोचना कि तुम मैथमेटिक्स का ये सोचोगे कि मैं बाद में कर लूँगा इन द एंड, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम्हें जो सेक्शन पहले दिया गया है या जो सेक्शन बाद में आया है वो उसी टाइम पे करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। और तुम्हें इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी कि 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स में अगर मैं क्वेश्चन वाइज देखूँ तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन पे 36 सेकेंड्स मुश्किल से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी से स्टार्ट कर दो कि तुम ना ऑनलाइन टेस्ट दिया करो, सो डेट तुम्हारी ऑनलाइन कंप्यूटर पर देखते हुए पढ़ने की स्पीड बढ़ जाए। एंड साथ में हमेशा एक रफ शीट रखा करो, तुम्हें एग्जाम में एक रफ शीट ज़रूर दी जाएगी जिसपे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड वो बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के लिए रहती है शीट जो आपको दी जाती है। एंड ट्राई करना कि अपना पेपर में टाइम वेस्ट ना करो और पहले ही स्ट्रैटेजी बना लो कि हिंदी पे मेरे को 10 मिनट देने हैं, इंग्लिश पे मैं 10 मिनट्स दूंगा, मैथमेटिक्स पे मैक्सिमम 15 मिनट्स दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, रीजनिंग पे मैं 10 to 15 मिनट्स दूंगा। ऐसे करके अगर आप चलोगे तो आपका सेक्शन भी करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि तुम मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर ऐसे स्ट्रैटेजी बना के जा रहे हो पेपर
रह गया रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बस ये है कि अपना माइंडसेट पहले एक तो काम होके जाना है, रिलैक्स फील करना है, ये नहीं है बहुत नर्वस हो गए एग्जाम देते टाइम। आराम से देना पेपर, बाकी तो जो होना होगा वो तुम्हारी तैयारी के ऊपर है। बस ये है कि अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है मैथमेटिक्स की, तो डेली के डेली 5 से 6 मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड के बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 4 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे ना कैलकुलेट करने की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एंड दूसरा, आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 25 तक तो याद कर लेना दोनों में। एंड रीजनिंग के लिए मैं बस ये कहूँगी कि ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद कर लेना कि ए का 1 है, बी का 2 है, डी का 4 है, इस टाइप से। सो ईजी रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड ये गलती बिल्कुल मत करना कि तुम सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हो एंड फिर उसके चक्कर में आपके बाकी सेक्शन छूट जाएंगे। एंड ट्राई करो कि 200 में से 170 या 180 मार्क्स की प्रिपरेशन करो, फिर इसीलिए आप रैंक लेके आ जाओगे। एंड फ्रेंड्स, मैं ना एक चीज़ बताना भूल गई, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स कटते हैं, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा प्रॉपरली राइट में से भी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, पेपर को बहुत आराम से सॉल्व करना है। अगर आपको डाउट है तो ट्राई करो कि आप टिक मार्क लगाओ ही ना, बिकॉज अगर आपका रॉन्ग होता है तो आपके जो मार्क्स आ रहे थे उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑल द बेस्ट विशेस विद यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।